हाँ, हिंदी के सेशन में आप देख रहे हैं, दो युग आप पढ़ चुके हो, भारतीय हिंदी युग और द्विवेदी युग। अब तीसरा युग आ रहा है छायावाद। तो छायावाद युग में जो प्रमुख कवि देखो यहाँ छपे हैं, इनकी फोटो के साथ आप देख सकते हैं तो शायद याद में ज्यादा याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बहुत सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ लिखो। बहुत आता है, ठीक है। तो ये फोटो से आप देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, जैसे जे जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी मान लो अपने समय के नायक रहे हैं हिंदी जगत के। इनने नाटक, कहानी, उपन्यास, काव्य, गद्य, माने ऐसी कोई विधा नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने अपनी लेखनी ना चलाई हो। लेखनी माने कलम। जयशंकर प्रसाद। दूसरे नंबर पे आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं क्या? कोटी आ जाती है, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और जी महादेवी वर्मा। इनका चैप्टर भी है आपके यहाँ, महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो चार प्रमुख स्तंभ हैं काय के? छायावाद के। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। लॉजिक बना लो, प्रसाद का पंथ निराला है। पंथ माने रास्ता हो, पंथ माने क्या हो? पथ। पथ माने क्या हो? पथ माने रास्ता, ठीक है। लॉजिक बना लो, प्रसाद का पंथ निराला है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। चलो अब इसमें आगे एक युग में क्या पढ़ते हैं आपको पहले ही पता है, छायावादी युग। एक हम जानते हैं पहला युग है 1850 से 1900 तक, और दूसरा है 1920 से 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, फिर 1920 से 1936 तक। तो छायावाद युग की समय सीमा कितनी है? पहले समय सीमा लिखी जाए। हर युग की हमें क्या याद हो? समय सीमा। तो ये 1920 से 1936 तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? छायावाद युग कहलाता है। परिभाषा क्या है इसकी? जहां काव्य में आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, तो वहां क्या होता है? छायावाद। बहुत सिंपल परिभाषा है। जहां काव्य में आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। एक परिभाषा जी है। एक और परिभाषा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह। तो हम छायावाद को तीन तरीके से बता सकते। कोई तुमसे पूछे छायावाद क्या है, समय सीमा के हिसाब से बता दे, 1920 से 1936 तक का समय छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। और जहां काव्य में आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, तो उनके कहते हैं छायावाद। अच्छा, परिभाषा के बाद फिर आते हैं उनके कवि कौन से हैं और विशेषताएं कौन सी हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों कवि और रचनाओं में आती है। बहुत सारे युग हो जाते हैं, मिक्स हो जाती हैं चीजें, तो उनको थोड़ा ध्यान देना है। विशेषता है मैं तो ये स्टोरी ट्रिक से याद कर लेते पर। तो देखो जी है, तो मैंने पहले ही बताया था, प्रसाद का पंथ क्या है? प्रसाद का पंथ निराला है। प्रसाद को जो रास्ता है वो कैसे है? निराला है। एक डायलॉग बनाए ले, प्रसाद का पंथ क्या है? निराला है। तो प्रसाद से तुम्हें याद बनी रहेगी, जयशंकर प्रसाद, पंथ सुमित्रानंदन पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ठीक। क्वेश्चन ये बनेगा, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये चार प्रमुख स्तंभ है माने। अब इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रचनाएं कैसे याद करेंगे? रचना याद करेंगे तो इसमें थोड़ी सी स्टोरी सुनेंगे। जयशंकर प्रसाद जब कॉलेज के दिनों में पढ़ते थे, कॉलेज में, कॉलेज के टाइम की बात है और सही है, तो इनके साथ में एक देवी जी पढ़ती थी, ठीक है। देवी जी से जो थोड़ा स्नेह रखते थे, तो संयोग की बात इनका प्रेम विवाह भी हो गया, ठीक है। लेकिन इनकी पत्नी एक साल बाद खत्म हो गई। तो इनके वियोग में जो डड़ीक मार के रोए। तो जब डड़ीक मार के रोए तो आंखों से आंसू ऐसे झरे जैसे लहर बन रही हो, पानी कैसी बन रही हो। हमने एक लॉजिक क्या बनाया, आंसू झर रहे हैं कैसे? लहर की तरह। आंसू, लहर,
झरना, आंसू लहर झरना। और देवी जी को नाम का तो कामायनी का। हमने जब एक स्टोरी क्या बनाई, जयशंकर प्रसाद कॉलेज के दिनों में एक देवी जी से स्नेह रखते थे, नाम का तो उनको कामायनी। संयोग से उनका प्रेम विवाह हो गया, 1 साल बाद वे खत्म हो गई। तो उनके वियोग में आंखों से आंसू, आंखों से लहर की तरह झर रहे हैं। प्रसाद के आंखों से आंसू क्या झर रहा है। तो ये स्टोरी जो हमने तुम्हें बताई है, तो हमें 4 रचनाएं बनी रहेंगी। इनकी पहली रचना क्या है, कामायनी, आंसू लहर और झरना। और वास्तविकता है इन्हें अपने पत्नी के वियोग में ही आंसू की रचना की है। एक आंसू इनकी रचना है, आंसू लहर झरना। कामायनी इनका महाकाव्य है। कामायनी क्या है, इसमें 8 सर्ग हैं। बहुत बड़ा रामायण जैसा है, बहुत बड़ी किताब है ये। ठीक है, हमने इसकी पढ़ी है। इसमें श्रद्धा और मनु के बारे में बताया गया है। मनु जो अपने मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, इसमें प्रलय के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैंने में वैसे कहानी के रूप में बताया होगा, काफी बड़ा ग्रंथ है। ठीक है। कामायनी, आंसू लहर झरना। ठीक है भाई, जैसे अपने यहाँ रामायण का कांड है, इसमें 8 सर्ग है। अच्छा, महाकाव्य की विशेषता होती है सर्गों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है भाई, महाकाव्य खंड काव्य में आप अंतर पढ़ोगे। महाकाव्य में एक नायक का संपूर्ण चित्रण किया जाता है, और जो नायक होता है वो महान चरित्र वाला होता है। ठीक है, जैसे महाकाव्य की विशेषता आ जाए तो क्या लिखोगे, कम से कम 8 सर्ग, सर्गों की संख्या देखो, एक नायक महान चरित्र वाला हो। ठीक है, और इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो ये महाकाव्य है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य सुमित्रा पंत। अच्छा, सुमित्रा पंत की रचना याद करना है तो कैसे याद रखेंगे, तो इनकी माता जी का नाम याद रखोगे, सरस्वती। क्या, सुमित्रा पंत की माता का नाम वास्तव में कहा तो सरस्वती। सरस्वती से जैसे याद आती है, तो देखो सरस्वती के हाथ में अपन देखेंगे कहाँ है, वीणा है। सरस्वती का हाथ, जैसे हमने कही सुमित्रा पंत की माता का नाम कहाँ है, सरस्वती। तो सरस्वती को ध्यान रखोगे तो उनके हाथ में नहीं दिखाई देगी वीणा। और वीणा में नीचे पल्लू तो लगो, पल्ला, ढक्कन। और बस पल्ला बजाओगे तो क्या होगा, गुंजन। तो क्या याद रखना है, सुमित्रा पंत की माता को नाम कहाँ है, सरस्वती। जी, माता को नाम है सरस्वती। ठीक है, माता को नाम कहाँ है, माता का नाम सरस्वती है। और जैसी सरस्वती याद आएगो, तो सरस्वती से हमें वीणा याद आएगो। वीणा, पल्लव और गुंजन। वीणा पल्लव, वीणा पल्लव गुंजन कौन की रचना है, सुमित्रा पंत की। तो ऐसे किसी कवि की अगर मैं रचनाएं करना, तो वहां कल्पना करो ना। कल्पना कर लोगे तो वो रचनाएं वहां बन जाएंगी। जैसे हमने यहाँ जयशंकर प्रसाद में एक स्टोरी सुना दी उनकी। ठीक है, यहाँ हमने सुमित्रा पंत में बता दिया है। अब जरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला की पत्नी को नाम अनामिका है, कहा है, इस- मान ले, मान लेते हैं सब, याद कर बेगलान है। निराला की पत्नी को नाम कहा है, इन्हें शौक लगो कुकुरमुत्ता पालवे को, कुकुरमुत्ता। ठीक है, निराला की पत्नी का नाम कहा अनामिका, उनने कहा पालो कुकुरमुत्ता। अनामिका कुकुरमुत्ता इनकी वास्तव में रचना है। महादेवी वर्मा, महादेवी को मोड़ा को नाम नीरज है। नीरज होएगा 60 साल। नीरज की यामा गाड़ी पे, नीरज अपनी यामा गाड़ी पे कोने घुमा रहा हो, दीप से खाओ। क्या याद करना है, नीरज की यामा गाड़ी पे कौन है, दीप से का। दीप से का कोई देवी जी को नाम है, नीरज लड़का का नाम है, यामा गाड़ी है, लॉजिक बना रहे, नीरज की यामा गाड़ी पे कौन है, दीप शिखा घूम रही है। तो याद रहेगा महादेवी की रचना कौन, नीरज, यामा और दीप शिखा। तो तुम देखो चारों कवियों में हमने 4 स्टोरी फिट करी हैं। अब ये रचनाएं तुम्हारी यहाँ बंधी रहेंगी, ये रचना दूसरे कवियों में कभी मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा है, सुन ले। जयशंकर प्रसाद की पत्नी को नाम कहा तो कामायनी। कामायनी जब मर गई, खत्म हो गई, तो इनके आंखों से आंसू लहर की तरह झरे। तो कामायनी, आंसू लहर झरना। सुमित्रा पंत की माता को नाम सरस्वती। सरस्वती के हाथ में कहा हो वीणा, उसमें पल्ला को बजाओगे तो क्या होगा, कुंजन होगा, वीणा पल्ला कुंजन। निराला की पत्नी का नाम अनामिका, उनने पालो कुकुरमुत्ता। और नीरज की यामा गाड़ी पे कौन है, दीप शिखा है, नीरजा यामा और दीप शिखा। ठीक है। अच्छा, और इनके शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाए हैं, डले हैं, देख लियो। जयशंकर प्रसाद को डालो शॉर्ट वीडियो, वहां में साफ ग्राफिक्स करके बताओ हमने। ठीक है, वहां में दिखाए हमने, कामायनी बनाए गए, उनके आंसू दिखाए गए हैं। सुमित्रा पंत, इस पे भी हमने सरस्वती की फोटो लगा के बनाई है। इन पे तीनों पे शॉर्ट, इन महादेवी वर्मा, इस पे भी हमने यामा गाड़ी दिखाई दी। तीनों के शॉर्ट वीडियो बने, यूट्यूब पे डले हैं, देख सका था। तो उससे देख लोगे तो जल्दी याद आ जाए, ग्राफिक्स से जल्दी याद आ। अब आ जाए उनकी क्या विशेषता है, काय के, छायावाद की। छायावाद की विशेषता याद करने हैं। ठीक है,
तो एक बात और हम तुम्हें यहाँ बता दें, एक कोई पूछ रहा था कमेंट करके कि मानी ऐसे शॉर्ट में हमें विशेषता लिखे नंबर मिलेंगे? हाँ पूरे मिले। पॉइंटरों में विशेषता लिखे आए, 2 नंबर में यार क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 विशेषता पूछेगा, लिख देंगे। फिर भी अगर तुम आप चाहो तो जो हम पॉइंट बनाते हैं उनकी तुम हेडिंग बना दो, और हेडिंग बना के एक दो गप लिख दे। अरे हिंदी में गप अपने मन से लिखा भाई, इतनी बहुत सारे पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड बात लिख रही जाती एक दो बात, ठीक है। हेडिंग बना के भी लिख सकते हो, और पॉइंट लिखोगे, नंबर दोनों स्थितियों में मिलेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, ज्यादा के चक्कर में कम भी नहीं होता है, ठीक है। तो पहले अपने सिलेक्टेड बात करने, फालतू की बातें नहीं करने। साइंस के विद्यार्थियों के पास हिंदी के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत भागवत लिखे, ठीक है। तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे। तो हमने जहाँ कही ये विशेषता याद करने हैं, तो हमें एक श्रद्धा मनु की कहानी पढ़ना पड़ेगी, जो हमने बताई थी काय में है, कामायनी में। कामायनी बताई थी, श्रद्धा और मनु की है। थोड़ी सी स्टोरी सुन ले तो याद बने रहेंगी विशेषता है। क्या है स्टोरी, क्या है? श्रद्धा और मनु, प्रलय होती है, सब अपने सुना होगा कि प्रलय होने वाली है, तो विष्णु भगवान स्वप्न देते कि ना मनु को, कि देखो प्रलय होने वाली है, तुम ऐसा करो कि अपने भाई बंधुओं को और जितने भी प्रकृति में जीव जंतु है उनका एक एक जोड़ा कितना सुरक्षित रख लो, बड़ी नाव बनाओ, ठीक है। हम आएंगे मत्स्य अवतार, मछली अवतार में, हम तुम बचाए ले जाएंगे। और ऐसे ही होता है। मनु ने क्या करते हैं कि वो सब को एक एक जोड़ा, वो सब सामान कहा में एक बड़ी नाव में, सब लोग जानते हैं स्टोरी को। और विष्णु भगवान मत्स्य अवतार में आते, उन्हें कहाँ ले जा? हिमालय पे। हिमालय में बहुत बड़ी गुफाएं होती हैं, वहाँ सुरक्षित रहे लोग। प्रलय होती है, जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे एक भूखंड में एक राजा बच रहता है, उनके यहाँ एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है श्रद्धा। क्या नाम है? ठीक है। श्रद्धा को पुराने जन्म की क्या आती हैं याद है, मैं स्वप्न के रूप में, तुमने देखा फिल्म में देखी हुई है पुनर्जन्म की, ठीक है। कि सपने में लोग को हिमालय दिख रहा है, उन्हें क्या दिख रहा है? समुद्र दिख रहा है, प्रलय दिख रहा है। तो बार बार जब स्वप्न कोई एक आता है और किसी से रिलेटेड आता है, तो श्रद्धा को क्या सपने आते थे? उसमें हिमालय दिखता था, संत दिख रहे, तपस्या करते, तो एक अटैचमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? और जिसे देखा ना हो उसके प्रति अटैचमेंट हो जाए तो उसे कहते हैं अलौकिक, ठीक है। और देख के कहीं अटैचमेंट हो, जुड़ा हो, तो होता है लौकिक, ठीक है। तो यहाँ स्वप्न में इसके से द्वारा अटैच हो रहा, तो यहाँ कैसा है? अलौकिक है। लेकिन देखने की इच्छा है तो ये क्या है? लौकिक है। तो इस तरीके से श्रद्धा के मन में ये अलौकिक प्रेम जन्म लेता है, वो जाता कहाँ की ओर है? लौकिक की ओर। फिर एक लोग क्या है जो तो एक महल में रहती हैं, और जब कोई व्यक्ति एक ही जगह रहता है तो उतनी ही जगह के बारे में जानता है। तो इन्हें बाहर निकलने की इच्छा हुई, अपने अपने पिता से कही कि ऐसे ऐसे हमें घूमने जाना है। अब कोई भी लड़की का अपने पिता कहेगी तो आप ही कर दे, कौन नहीं जाने बेटा। एक दिन ये क्या है, घर से विद्रोह करके भाग जाती हैं। प्रेम का ये मेन लक्षण होता है, प्रेम में विद्रोह भावना भी पैदा हो जाती है। जब भी व्यक्ति प्रेम के छड़ों में होता है, एक तो वो झूठ बोलना चालू कर देता है, स्टार्टिंग की अवस्था रहती है। दूसरा वो विद्रोही बन जाता है। अगर उसके हिसाब से परिस्थितियां नहीं घटती हैं तो ये 2 लक्षण अपने आप आ जाते हैं। तो वो चलिए विद्रोह कर निकल जाए। जैसी बाहर आती हैं तो बाहर जो प्रकृति का भाई, एक कमरे में घुसे रहना और बाहर प्रकृति में आना, प्रकृति की सुंदरता को देख के क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तो उसका मन भी प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न हो, गाना आए या ना आए, गाना गाता जरूर है, ठीक है। तो ये गीत प्रगीत गाती हुई, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेती हुई कहाँ पहुंचती है? हिमालय। जब श्रद्धा हिमालय में पहुंचती है तो वहां किन्हें देखती हैं? मन को तपस्या करते हुए। तो ये लौकिक प्रेम क्या हुआ? अब एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो हम जानते हैं सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। जब कोई भाषा नहीं समझता तो क्या चित्र बना के समझाएंगे, सांकेतिक भाषा का उपयोग करेंगे, हैं। और कछु बन के वो बोल, घर चाहे टूटी फूटी बोले हों, लेकिन सामने वाले से बोला तो बड़ा लक्षणा वाली बोलते हैं, बना के बोला। कछु लोग खड़ी बोली नहीं बोल पा रहे, फिर खड़ी बोली बोले कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद जब वहां से अलग होती हैं, ठीक है, वापस लौटती हैं, तो जब अपन किसी से अलग होते हैं तो वियोग वेदना, वियोग और वेदना। तो जो तुमने श्रद्धा मनु की कहानी शॉर्ट में सुनाई, ठीक। अब ये कहानी से तुम्हें क्या याद रहेगा? अब हम जहाँ तुम्हें पॉइंट बताएंगे तो पॉइंट याद रहेंगे। जैसे देखो, नंबर 1, अलौकिक प्रेम का वर्णन सबसे पहले स्टोरी में कहा हो तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अलौकिक प्रेम का वर्णन, प्रेम के कारण, ठीक है,
विद्रोही स्थिति पैदा हुई थी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, याद रहेगा नहीं याद रहेगा? अलौकिक प्रेम के लिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। फिर फिर बाहर आई तो प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, प्रकृति, अच्छा, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, ठीक है। गीतों और प्रगीतों की क्या है? अधिकता, भाई गाना नहीं गाए थे, गीतों प्रगीतों की अधिकता है। फिर आगे जब पहुंचती है हिमालय पे तो लौकिक प्रेम होता है, लौकिक प्रेम का चित्रण है। फिर आगे देखो, जो बीच बीच में जो लिखा है, ये रचना बात की यहाँ आ गई है, ठीक है। फिर चित्रात्मा को सांकेतिक भाषा है, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है, और फिर अलग हुई तो करुणा वेदना विरह है, ठीक है। पूरी स्टोरी में पूरी है कि नहीं है? तो जो बीच बीच में जो मैंने काट दी है वो यहाँ रचना आ गई थी, जो यहाँ वाली रचनाएं थी, ठीक है, ठीक है। अब देखो नंबर एक, स्टोरी में पूरे फिट करो। नंबर एक, सबसे पहले क्या अलौकिक प्रेम था? श्रद्धा को कैसा प्रेम हुआ था? अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम के लिए क्या किया था? विद्रोह। तो याद रहेगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। फिर जब घर से भागी थी तो प्रकृति में आई थी, तो प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है। फिर उन्होंने गीत गाए थे, गीत और प्रगीतों के दिखता है, ठीक है। फिर हिमालय पहुंचती हैं तो लौकिक प्रेम हुआ था, लौकिक प्रेम हुआ था। भाषा समझ नहीं पाते हैं तो सांकेतिक और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। जब वहां से अलग हुई तो करुणा वेदना विरह का वर्णन है। पूरी स्टोरी में विशेषता है, अब नहीं भूलोगे। पहले क्या हुआ? अलौकिक प्रेम, तो अलौकिक प्रेम का चित्रण। फिर विद्रोह किया, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है। फिर प्रकृति में गई तो प्रकृति सौंदर्य का चित्रण। फिर वहां का गाय गीत और प्रगीत, भाई प्रसन्न थी, गीत प्रगीत की अधिकता है। फिर जब हिमालय पहुंची तो लौकिक प्रेम हुआ। फिर भाषा समझ नहीं पाए तो चित्रात्मक सांकेतिक भाषा। फिर अलग हुई तो करुणाभिद। 7 विशेषता लिखने 4, ठीक है। तो ये छायावाद था, क्या था? ठीक है। अब छायावाद के बाद आगे आते हैं। इतना लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी, नोट करोगे, नोट करोगे?